हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास मध्यकालीन भारत में जो हमने जहाँ तक कंप्लीट किया तो उसके आगे तुगलक वंश शुरू करेंगे। तुगलक वंश में जितनी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आज ज़्यादातर जो चीज़ें करेंगे हम ट्रिक के साथ करेंगे, और ज़्यादा रेफरेंस जो लिया गया है लूसेंट की बुक का लिया गया है और कुछ अदर भी है। इसके बाद ये चाहिए कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट का शो होगा, जिसमें तुगलक वंश से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं या DM मुझे कर सकते हैं, मैं उसकी समाधान करूँगा। देखिए, आज जो है थोड़ा सा बेसिक चीज़ से लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे मैं बात करें तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक था? तो जो तुगलक वंश था सर, वो था 1320 से लेके 1398, लगभग 78 ईयर्स। कितना भैया? 78 ईयर्स था। इसकी शुरुआत किसने की थी, इसमें क्या क्या चीजें हुआ था, ये सारे चीजें करके देखिए। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, कौन थे भैया? गाजी मलिक या तुगलक गाजी, जो ग्यासुद्दीन तुगलक से नाम से जाने गए। गाजी मलिक बोल सकते हैं क्या तुगलक गाजी, जिसको नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हो, 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन में बैठे। और क्वेश्चन यह आता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई गाजी मलिक थे। तो गाजी मलिक का ही नाम क्या रखा गया? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। आपने दिल्ली में एक जगह देखे हो तुगलकाबाद, देखें? नाम सुना होगा तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। ये बदरपुर साइड में जाओगे ना तो ब्लू लाइन पे है, इन्हीं का बसाया हुआ है। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। ग्यासुद्दीन ये कह रहा है कि जो अलाउद्दीन के समय जो अमीरों की भूमि को लिया गया था, ये वापस लिया था खिजली ने, उन्होंने क्या किया, इस चीज को वापस कर दिया। दूसरी चीज, इन्होंने सिंचाई के लिए कुएं और नहर का निर्माण करवाया। जो अलाउद्दीन खिजली थे उस समय, जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे, मलिक जो थे, इन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत सा ध्यान दिया। वहां पे उन्होंने सिंचाई के लिए जगह जगह कुएं बनवाए और नहरों का निर्माण करवाया, जिससे सही से खेती कृषि वगैरह किया जा सके। ग्यासुद्दीन संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाले ग्यासुद्दीन प्रशंसक, मतलब अब इससे पहले किसी ने भी नहर का निर्माण नहीं करवाया था। तो जो नहर था उसको निर्माण कराने वाले प्रथम शासक थे जिन्होंने नहर वगैरह का निर्माण करवाया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में तुगलकाबाद, आगे सर, तुगलकाबाद, दिल्ली की पहाड़ी जो है तुगलकाबाद नायक नगर का स्थापित किया। तो अभी मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले बोला था कि दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसने बसाया था भैया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था। ठीक है। और हाँ, ये दिल्ली के समय उस समय की बात बता रहा हूँ, दिल्ली के पास में ही है, मतलब दिल्ली में ही आता है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर तुगलकाबाद को इन्होंने स्थापित किया था। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को, ठीक है, 56 कोट के नाम से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग भी बना है, जिसका निर्माण उन्होंने कराया था। उसको क्या बोलते हैं? दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं भैया? 56 कोट के नाम से जानते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी, लगभग 5 साल। 20 में बने, 1320 में बने थे और 1325 में ये चल बसे। 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी की महल में दबकर मर गए। मतलब ये गए थे वहां पे और उधर से आ रहे थे, अपने युद्ध में लौट रहे थे, तो जूना खान जो थे उन्होंने लकड़ी का महल बनाया था, जिसमें इनको रुकने के लिए आप रुक सकते हो। जब ये लौट रहे थे तो लौटते समय भाई राजा थे, बादशाह थे, तो ये बादशाहत में ये तो कहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कि टेंडर झोपड़पट्टी डाल के या क्या बोलते उसको, टेंट डाल के रह जाएंगे। तो इनके लिए साथ में साथ लकड़ी का महल हुआ करता था, उसमें ये बेचारे सोए पड़े थे। अब इनको ये नहीं पता था कि जूना खान ने किस चीज का बदला लिया या क्या किया, तो उन्होंने उस जो लकड़ी का महल बनाया था उसमें वो दब गए और दबने से उनकी इंतकाल हो गई। ये भी हो सकता था, क्या आगे आएगा। देखिए, ग्यासुद्दीन के बाद उल्गू खान या जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक से नाम से भी पर, देखिए अब यहाँ पे कह सकते हैं हम
कि कहीं ना कहीं उनको इसलिए मारा था वो, ताकि वो दिल्ली का सिंहासन पे थे। भाई अगर वो नहीं मरता तो वही सिंहासन पे रहता। ठीक है, अगर कुर्सी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गयासुद्दीन के बाद उलगू खां या जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली। अब क्वेश्चन दो तरह से पेपर में आता है कि जूना खां कौन थे। भाई जूना खान कौन, दिल्ली के शासक था। कब बना भाई, गयासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 में बना। या ये पूछ सकता है कि जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से किसे जाना जाता है, या तो उल्गू खां बोल सकते हो, या तो जूना खां बोल सकते हो। इनके तीन नाम था, पहला था उल्गू खां, दूसरा जूना खां, तीसरा ये किस नाम से मशहूर है भैया, मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक स्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे। अभी तक जितने मध्यकालीन में राजाएं आए थे, बादशाह आए थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। समझदारी भी अच्छा खासा था इनके पास, शिक्षित भी थे, विद्वान भी थे। तो सबसे स्वाधिक जो थे शिक्षित कौन थे भैया अभी तक में, 1325 तक में, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पुराना नाम उल्गू खां, ठीक है, या जूना खां नाम से विख्यात प्रसिद्ध है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु कहा जाता था। मतलब ये ऐसी बादशाह थे जो दूसरे उनका किसी के साथ कोई गलत देखते थे, या जो दूसरे के साथ दुख सुख, जो बादशाह थे उनकी प्रजाओं के साथ जो भी दुख सुख था वो अपेक्षा अपने भाव के कारण था। वो ऐसा लगता था यार उन्होंने किया वो, तो इस वजह से इनको स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु के कहा जाता था। कि मतलब होता ना कि भाई बादशाह हो तो तुम सबकी समस्या अपनी समस्या क्यों जोड़ रहे हो, होता ना, या तुम अपनी अपना देखो, नहीं, ये सबको साथ लेके चल रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही, देखिए, नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर किसने बनाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। और कृषि के लिए तुगलक वंश जो था वो कृषि पे बहुत फोकस किया था। उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाई थी जिसका नाम था अमीर कोही। इसका काम क्या था भैया, कृषि चीज को देखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की, इसका नाम दौलताबाद रखा। जो मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक ने जो अपना दिल्ली में राजधानी बनाई थी, इन्होंने उसे देवगिरी कहाँ लगे, कहाँ पे लगे, देवगिरी, जिसका नाम क्या रख दिया भैया, दौलताबाद। देवगिरी का नाम किसने चेंज किया था, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान ने किया था। और देवगिरी का पुराना नाम, देवगिरी को नया नाम क्या था भैया, दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था भैया, तो देवगिरी। याद रखने का तरीका देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के समान में दो पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में और दूसरा गर्मी में। एक जाड़े में, मतलब जो मलिक थे उसके पास जो लोग काम करते थे उसको दो, एक तो जाड़े में देता था और एक गर्मियों का देता था। कहा जाता है कि डाक प्रबंधक के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से और पीने के लिए पानी गंगा जल मंगवाया जाता था। सोचिए, मतलब ये जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनको पीने के लिए स्पेशल पानी गंगा जल मंगाया जाता था, और खाने के लिए ताजा फल कहां से मंगाया था, खुरासन से मंगाया जाता था डाक प्रबंधनों के द्वारा। मतलब ये भैया बादशाह है तो बादशाह तो दिखानी पड़ेगी ना सर, थोड़ा मोड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बर्नी के अनुसार धातु के सिक्के चलवाए। देखिए आपने पुराना पढ़ा होगा तो बर्नी आपने पढ़ा होगा, तो बर्नी की देखिए, फरिश्ता के अनुसार कहा जाता है कि पहले कांसा चलाया, बर्नी के अनुसार बोला जाता है कि भैया तांबा चलाया, धातु के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टाका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स के संज्ञा दी थी। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भैया पेपर में पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या चीज की उपाधि मिली थी भैया, संज्ञा मिली थी, प्रिंस ऑफ मनियर्स। किसने दी थी भैया, एडवर्ड थॉमस ने दी थी। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा कि भैया जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुद्रा चलाया वो फरिश्ते के हिसाब से क्या चीज का था, कांसा, तांबा, चांदी या दिरहम, कुछ भी दे सकता है।
तो भैया फरिश्ता के हिसाब से कहां सा था, बरनी के अनुसार से तांबा था, ठीक है, बरनी के अनुसार से तांबा था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित की 4 योजनाएं। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था भैया, दोबाद क्षेत्र के कर वृद्धि, ये 1326 से 1327 में। राजधानी में परिवर्तन किया 1326 में, क्योंकि वो 1325 ईस्वी में बने थे, ठीक है। अच्छा, 30 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में मुद्रा चलाया था। खुसरो ने खुरासन एवं कराची के अभियान भी चलाए थे, ये इसी के बीच में वो चलाया था। 4 सबसे पहले क्या था, दोबाओं को क्षेत्र कर में वृद्धि किया जो टैक्स था। दूसरी, राजधानी में परिवर्तन किया, कहां पे ले गए थे भैया, देवगिरी से कहां ट्रांसफर किए थे, दौलताबाद, ठीक है जी। अच्छा, मुद्रा कहीं पे आता है कांसा, कहीं पे आता है भैया तांबा। फरिश्ता के हिसाब से कांसा, बरनी के हिसाब से तांबा। इनको उपाधि मिली थी, ठीक है, प्रिंस ऑफ मनीर्स। किसने दी थी, हाँ। अब फिर की मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया। सुल्तान कौन थे, वही है, उन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी समझ में आता है ना, काजी कौन होता है। अभी के डेट में मैंने कल सुन रहा था कुछ न्यूज पे, तो काजी को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था। काजी वो होता है जो ये करता हो, काजी ये होता है ये करता है, लेकिन उन्होंने काजी नियुक्त किया था जिसका उनके दरबार में रहता था, उनकी काम काज देखते थे, नमाज वगैरह पढ़ाता था, वो तालीम से रखता था। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। इन्होंने 1333 में इनको अपॉइंटमेंट किया और 1342 में अपनी राजदूत मतलब एम्बेसडर के रूप में कहां भेज दिया भैया, इनको चीन में भेज दिया। उसके बाद इनन तूता की एक पुस्तक रहेला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करती है। इन्होंने पुस्तक था इनन बतूता की पुस्तक है, रेहाल पुस्तक, रेहाला, क्या नाम है पुस्तक का नाम, रेहाला। लिखा कितना था, इनन तो देखो यही से क्वेश्चन पूछेगा कि रेहाल पुस्तक है किसके दरबार में लिखी गई, मोहम्मद बिन तुगलक की लिखी। रेहाल पुस्तक का लेखक कौन था, इन बतूता। उसमें किसकी घटनाओं मिलता भैया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों का आवागमन, डाक चौकी की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। इन्होंने क्या लिखा कि भैया जो विदेशी व्यापारी कैसे आते थे जाते थे, मतलब पूरी व्यापार पे लिखा। दूसरी चीज डाक मतलब पोस्ट के बारे में बताया, डाक व्यवस्था को कैसे इन्होंने बढ़ाया। तीसरी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया, मतलब खुफिया विभाग। इसने नगारों की भारी ध्वनि के बीच, नगारों समझ में आता है, ढोल नगारा, ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन किया है। मतलब आप पढ़े हो कि सती प्रथा चलता था। सती प्रथा में क्या होता था, जब औरतों को उसकी पति के साथ जिंदा जब जलाया जाता था तो उसकी आवाज लोगों के कानों तक ना गूंजे, लोग वहां पे पूरी ढोल नगारे बजाते थे। उस ढोल नगारे खुशी से लोग बजाते थे कि ये सती हो गई, सती प्रथा के तहत। क्योंकि उस सती प्रथा ये होता था जब किसी खातून की, जब किसी औरत की जब पति शहीद मर जाता था, देहांत हो जाता था, उसके उसी चीते पे लोग जला देते थे। तो ये उनकी भी बुक में जिक्र की गई है। ये सती प्रथा अंग्रेजों के शासनकाल में रोकी गई है। सती प्रथा अंग्रेजों के शासनकाल में रोकी गई है। इसमें बहुत बड़ा योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। इसमें बहुत सारे हमारे भारत के समाज सुधारक के थे, राम मनोहर राय, देवी थी, रामाबाई देवी थी। इन सबों का पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आता है। कितने लोग विधवा विवाह पे फोकस किया कि हमारे यहाँ विधवा विवाह होना चाहिए। कितने लोगों ने बाल विवाह पे रोक लगाया, क्योंकि पहले जमाने में अगर बाल विवाह हो गया, बच्चे को नहीं पता, उसके बीच में अगर वो लड़का मर गया तो उस लड़की को पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ता था। ठीक, ये सारी चीजें चलते थे पहले। देखिए, इसकी कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई सती के कर रहा है तो उसके लिए सुल्तान जो था उसकी अनुमति के बगैर आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप में चलता है, लेकिन आपको इसको बताना हो। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नकासाबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं में एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया था। ये पूछेगा कि
मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने संस्कृत को फारसी में अनुवाद किया था? तो जिसका नाम क्या था भैया? जिया नक्शबी। जिया नक्शबी, जिसने संस्कृत की जो कथाएं था उसको किसमें कन्वर्ट किया था? फारसी। इस पुस्तक का नाम तूती नाम था। इस पुस्तक का नाम क्या था? तूती, तूती नामा। इस पुस्तक का नाम क्या था? तूती। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जाएगा। या तो ये पूछेगा तूती नामा का लेखक कौन था भाई? जिया नक्शबी। तूती नामा किसके दरबार में लिखा गया? तुगलक के दरबार में लिखा गया। तूती नामक में क्या था? तो संस्कृत की कथाओं को फारसी में अनुवाद किया गया था। जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरहीन नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। भैया वीरहीनी, जो लोग यूपी बिहार से ताल्लुक रखते होंगे तो गांव में बिरहा गाया जाता था। अब तो खैर नहीं है। अब जिसके गांव में बुढ़वे लोग होंगे बिरहा गाते थे। मतलब जब एक औरत का पति दूर चला जाता था उससे कमाने किसी भी यात्रा पर, तो जो उसकी बयां होता था वो बिरहन की तरह वो चीज को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पर जिक्र किसके साथ किया गया? जोड़ के तोता के साथ किया गया। और मान लीजिए आपने किसी तोता को पाला और आप उसको छोड़ के चले गए, ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन आपको याद करता रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस प्रभु की सूरी नामक जैन साधु अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे जैन होगा, जैन प्रभु सूरी नामक जैन साधु थे, उनको अपने दरबार में बुला के उनको सम्मान दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 में। लगभग इन्होंने 25 सालों तक राज किया है। कितना तक किया? 25 सालों तक। ये बने कब थे भैया? 1325 में। उससे पहले गयासुद्दीन थे 20 से लेकर, तो ये लगभग 25 सालों तक इन्होंने 25-26 तक किए थे। सिंध जाते समय ठट्ठा के निकट गोडाल में हुई थी। मतलब सिंध जा रहे थे उस समय जो ठाठ जो था ठट्ठा उसमें गोडाल था, उसमें इनकी इंतकाल मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, हरियर बुक्का के बारे में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। उन्होंने बोल दिया भैया जो बहमनी राज्य स्वतंत्र है इसमें किसी का भी किसी तरह से कोई भी हस्तक्षेप नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अतः ही लोगों के उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति। मतलब उन्होंने क्यों लिखा है ऐसे कि लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों की मुक्ति मिल गई। मतलब कि वो दुखों को दुख दया कुछ ज्यादा ही बांटा करता था। और भी चीजें थी, कुछ अच्छे काम थे, कुछ बुरे भी काम थे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मैनुद्दीन चिश्ती के दरबार में बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। क्वेश्चन ये आएगा कि सल्तनत काल में सबसे पहले ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरगाह के दरगाह में कौन गया था? तो सबसे पहले कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। उसी प्रकार कहाँ गया था? बहराइच जो यूपी में, वहां पे एक सलार मसूद गाजी के मकबरे में भी गया था। आप अगर ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जाएंगे तो वहां पे 2 आदमी देगे, एक जहांगीर ने दिया था और एक अकबर ने दिया था। इतने बड़े देगे, कितने मन उसमें खाना बनते हैं, उसके बारे में जिक्र जब अकबर पढ़ेंगे ना तो उसमें जिक्र आएगा थोड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन के शेख मुल्तान आदि संतों को कब्र पे मकबरे बनवाए थे। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया जो सराय काले खां में है, मुल्तान मतलब ये पाकिस्तान में है, ठीक है, अजूधन शेख ये मुल्तान पाकिस्तान, इन संतों को कब्र पर मकबरा मतलब उन्होंने बनवाया था। फिरोज तुगलक का राजाभिषेक ठट्ठा के नजदीक 20 मार्च 1391 में हुआ था, क्योंकि ठट्ठा में ही उन्होंने मरे थे। कौन मरे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज का राजाभिषेक दिल्ली में अगस्त 51 में। अगर क्वेश्चन ये आता है
कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो भैया 20 मार्च 1391 में। ये पूछ दिया कि दिल्ली में कब हुआ था, तो अगस्त 1391 में हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई। खलीफा जो थे उनके द्वारा इसे अमीर उल मोमिनीन की दर्जा इसे दी गई थी, जो सबके अमीर उल मोमिनीन, जो सबके मालिक है, सबके हक में फैसला करेगा। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कसदायक करों का समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुमस, युद्ध का लूट का माल, जजिया और जकात वसूलने का आदेश दिया। जो 24 लोग जो लॉ लगा टैक्स वसूलते थे उसको खत्म करके मतलब 4 चीज पे दोगे। पहला भैया लगान, जो जमीनों पे देंगे। दूसरा, जो आप युद्ध का माल लूट के आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, खुस्मा। जजिया और जकात वसूलने का आदेश दिया। जजिया कर, जकात कर के बारे में आता है, आज भी मुस्लिम लोग जकात देते हैं, जो अपनी कमाते हैं उसकी 2.5%। आपके घर में जितने भी जेवरात हैं, ठीक है, सोने चांदी, उसको मनी में कन्वर्ट करिए, उसको परसेंट निकालकर आपको तकसीम करना होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, हाँ पढ़ लिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मण जो थे उन पे जजिया कर लागू करने वाला ये पहला मुसलमान शासक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लाया, मतलब एक टैक्स पे लॉ लाया, जो कि उपज का 1 थे, जो आप सिंचाई कर रहे उसकी जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% आपको देना होगा। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, ठीक है। 5 आप कमेंट करके बताएंगे 5 नहर कौन कौन सी थी, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, आगे पढ़िएगा। फिरोज तुगलक ने 1300 में 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। आज भी फिरोजाबाद दिल्ली के समीप जो है, ठीक है, वहां पे फिरोजाबाद में ना चूड़ियों का बहुत ज्यादा माना जाता है। 300 नए शहर का नगर का स्थापना किया था। इसके शासनकाल में खिजराबाद, तोपड़ा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। मेरठ के 2 स्तंभ को लाया गया और दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात के नाम से जाना। बस मतलब जो मुस्लिम महिलाएं, अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवा एवं लड़कियां की सहायता के लिए नए विभाग बनाया, जिसका नाम रखा दीवाने खैरात। जो आप जकात दोगे, जजिया कर से दोगे, उस पैसे से इन लोगों के भरण पोषण किया जाए। सल्तनत कालीन में सुल्तानों शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या तकरीबन 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की संख्या कितना था, अधिक दासों की संख्या 1,80,000। दासों को देखभाल के लिए फिरोज एक नए विभाग दीवाने बदगान की स्थापना की। इसमें पद वंशानुगत बना दिया, मतलब लड़कियों के लिए जो बनाया था उसका नाम क्या था भैया, दीवाने खैरात। जो ये दासों के लिए बनाया था उसका नाम क्या था भैया, दीवाने बदगान। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ये फिरोज शाही की रचना की। इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखा, जिसका नाम रखा गया था फतुहात फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज, अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया, मतलब अपना संरक्षण इन लोगों को दिया। और इसमें आगे कहा कि इसमें ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से लूटकर 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान, ठीक है, अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद किया। मतलब जो ज्वालामुखी मंदिर में जो पुस्तकालय लूटे गए थे उसमें से लूट कर इन्होंने किसमें कन्वर्ट किया, फारसी में इन्होंने कंप्लीट किया। इसका नाम क्या रखा, दलायते फिरोजशाही। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवा दी, जिसे आधा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलगानी मकबरा की तुलना में जेरूसलम की से निर्मित उमर के मस्जिद से भी की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। अगर आप फिरोज शाह कोटला में जाओगे, अभी यहाँ पे है,
तुगलक का जो बनाया था। आपने जो तुगलक फिरोज शाह कोटला में मैच होता है उसी से दरगाह जगह रास्ता है, उसके नीचे जो आप जाते हो ना, इधर से देखते इधर बहुत सा पुराना सा है, आईजे जो स्टेडियम के बगल में, उसी ने बनवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। जब नसरुद्दीन था उसमें तैमूरलंग ने आक्रमण किया और नसरुद्दीन के समय में मलिक कुसराक पुरपराधी के उपाधि धारण की और हिजरा मलिक सरवर के जैनपुर में स्वतंत्र राज्य का अभिषेक का स्थापना किया और इस तरह से इनका जो तुगलक वंश था इनकी समाप्त हो चुकी थी। तो ये था पूरा का पूरा तुगलक वंश का, ठीक है, जो पूरा संक्षिप्त में विवरण के साथ दिया गया है। आप सभी से क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं इसकी एमसीक्यू के साथ। थैंक यू, खुदा पिता, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।